हेलो फ्रेंड्स, द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट की लाइन आइटम को डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइन आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट जस्ट लाइक वी डिस्कस द लाइन आइटम of trading profit and loss account in the video uploaded on 5th July 2025। तो जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लाइन आइटम को डिस्कस किया था 5 जुलाई 2025 की वीडियो में, ऐसे ही आज इस वीडियो में हम बैलेंस शीट की लाइन आइटम को समझने वाले हैं। एक एक करके समझते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आती हैं, उसका रेशनल क्या है, वो वहाँ पे क्यों है। तो जैसे कि सबसे पहले बैलेंस शीट में आप जानते हैं कि बैलेंस शीट बनती है किसी पर्टिकुलर डेट के दिन। वो किसी फाइनेंशियल ईयर के पर्टिकुलर डे में बिजनेस की पोजीशन को बताती है। जैसे ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 की है। दिस बैलेंस शीट इज ऑफ द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट एज ऑन 31 मार्च 2025। जबकि दूसरी साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है और बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डे की होती है। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 की है। जानते हैं बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। Liabilities means the business is liable to pay all to all these parties। बिजनेस इन सब लोगों को लाइबल है पे करने के लिए। और एसेट्स मीन्स बिजनेस ओन्स दीज एसेट्स। बिजनेस के पास ये सारी एसेट्स पड़े हैं, जो भी इनकी वैल्यू है दिस वैल्यू इज एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली आइटम आती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड द मनी। जिसने भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है एज कैपिटल, पूंजी लगाई है जिसने बिजनेस में, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है। जैसे इस बिजनेस के ओनर है मिस नगमा, तो मिस नगमा का कैपिटल है 75 लाख रुपीज का। अब अगर इन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ पैसा विड्रॉ किया है फॉर हर पर्सनल यूज, अगर उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो उसे ड्रॉइंग किया कहा जाता है। यानी कि अमाउंट ड्रॉन और टेकन बैक बाय प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड अंडर द ड्रॉइंग्स। यानी कि यहाँ पे इस प्रोप्राइटर ने पूरे साल में 10 लाख रुपए कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए, तो अब उनकी कैपिटल बची 65 लाख रुपए की, 65 लाख रुपए की कैपिटल बची। इस साल का जो प्रॉफिट है वो प्रोप्राइटर और ओनर को कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो 13 लाख रुपीस का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को हमने इनके बैलेंस कैपिटल में जोड़ दिया। नाउ हर बैलेंस of capital as on 31st March 2025 it stands to 78 लाख रुपीस। अब 31 मार्च 2025 को मिस नगमा का कैपिटल का बैलेंस है 78 लाख रुपीस। अब दूसरी लाइन आइटम आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या इसे नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। लोन फ्रॉम बैंक। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जो असर्टेनमेंट होता है, इसको डिसाइड किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन और टेकिंग द लोन। यानी कि जिस दिन हम लोन ले रहे हैं उस दिन से हम डिसाइड नहीं करते हैं ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। हम उस दिन डिसाइड करते हैं जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। यानी कि इस केस में हम 31 मार्च 2025 को जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है या करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब है वो लाइबिलिटी जो पेबल है आफ्टर 12 मंथ। वो सारी लॉन्ग लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है उन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है। एंड 12 मंथ इज काउंटेबल फ्रॉम द डेट ऑफ 31 मार्च 2025 और द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारे केस में 31 मार्च है, तो हम 31 मार्च से बात कर रहे हैं। लोन है बैंक का
ये अगले पूरे साल यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक कुछ भी नहीं पे करना है। इस सारी की सारी की ऑब्लिगेशन आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर आएगी। तो इस डेट से हमें देखना होता है जो लाइबिलिटीज हमें आफ्टर 12 मंथ पे करनी है फ्रॉम दिस डेट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग और टेकिंग द लोन। जिस डेट पे हम लोन ले रहे हैं, जिस डेट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस डेट से नहीं देखा जाता। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कैटेगराइजेशन के लिए देखा जाता है बैलेंस शीट डेट से। तो बैलेंस शीट डेट से 1 साल के बाद, इसका मतलब ये स्पष्ट है, इट इज वेरी मच क्लियर, दिस लोन नथिंग इज टू बी पेड आउट ऑफ दिस बैलेंस ऑफ लोन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इसके बाद जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 25 से जो चालू होगा, उस पूरे साल में इस 85 लाख रुपए में से 85 लाख रुपए में से कुछ भी पेबल नहीं है। तो ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी का मतलब है दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस। अगेन द 12 मंथ पीरियड शेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट। 31 मार्च से ही वो 12 मंथ का पीरियड कैलकुलेट करना है जो हमें, यानी कि अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, इस पीरियड में सारी लाइबिलिटियां मुझे पे करनी है। ये तो यानी कि बैंक का लोन, मुझे 5 लाख रुपए का लोन अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देना है। एक्सपेंसेस पेबल भी 12 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं। ये क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर ऑफ अ बिजनेस, द पर्सन और द एंटिटी हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज or any article to the business is categorized as sundry creditor। सन्ड्री क्रेडिटर की लाइबिलिटी भी 12 महीने के अंदर अंदर पेबल होती है, लेस देन 12 मंथ पेबल है। तो नेक्स्ट लाइन आइटम इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन मीन्स वेयर द ऑब्लिगेशन टू पे इज सर्टेन बट द अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टेन। प्रोविजन और लाइबिलिटी में बस इतना डिफरेंस होता है, प्रोविजन दो इट इज कवर्ड अंडर द लाइबिलिटी, बट इन केस ऑफ प्रोविजन timing and amount is uncertain, it is almost estimated amount, but live outflow of economic resources is certain। यानी कि पेमेंट तो आपको करनी है, उसकी टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टेन होता है प्रोविजन के केस में। लाइबिलिटी केस में टाइमिंग भी सर्टेन होता है और अमाउंट भी सर्टेन होता है। बस प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क होता है। प्रोविजन लाइबिलिटी का ही पार्ट है वैसे तो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब है वी हैव टेकन सम एडवांस मनी फ्रॉम आवर कस्टमर टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो हमने अपने कस्टमर से कुछ पैसा एडवांस ले लिया है। ये थी लाइन आइटम फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एसेट साइड। अब फिक्स एसेट्स, एसेट साइड में आती हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज नहीं है, उसके लिए कुछ और कंडीशन भी हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में फिक्स एसेट के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि कब हम किसी भी आइटम को फिक्स एसेट डिसाइड कर सकते हैं, कब हम उसे करंट एसेट्स में डालेंगे या हम उसे एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए फिक्स एसेट का मतलब है वो एसेट्स जो मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज के लिए यूज हो रही है और उनकी लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ है। अगेन 12 मंथ क्राइटेरिया विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस डेट। 12 मंथ का जो क्राइटेरिया है हमेशा वो बैलेंस शीट डेट से डिसाइड होगा। यानी कि ये एसेट, लैंड, बिल्डिंग, कार, प्लांट एंड मशीनरी सब मेरे बिजनेस में 12 मंथ और उससे ज़्यादा के लिए यूज होंगी। तो ये है फिक्स एसेट्स वाला क्राइटेरिया। फिक्स एसेट में से कुछ डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है क्योंकि ये जो एसेट यूज की जा रही हैं, प्री डेप्रिसिएशन इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स। आप ये समझ सकते हैं अभी शॉर्ट में कि जो डेप्रिसिएशन है वो इसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ में, इन एसेट्स की लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो ये डेप्रिसिएशन लग गया।
80 लाख की एसेट, 80 लाख 50,000 की एसेट्स में से 7 लाख 17,500 का डेप्रिसिएशन आया। एसेट की कॉस्ट WDV में से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो नेट जो वैल्यू बची, आज इसकी बुक वैल्यू है ये 73,32,500। ये फिक्स एसेट की WDV है, बुक वैल्यू है, WDV है। अब इसके अलावा आते हैं मेरे पास करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स मीन्स those assets which can be converted or as realized in cash within a period of 12 month or less। हर वो एसेट जो 12 महीने या उससे कम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकती है तो वो करंट एसेट होती है। मतलब ये है कि इसके कन्वर्जन में कोई मेजर कॉस्ट इनकर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेजर कॉस्ट इनकर होकर कन्वर्ट हो रही है तो वो करंट एसेट्स नहीं करा सकती। जैसे कि मान लीजिए ये 25 लाख रुपए की लैंड है, अगर आप इस लैंड को 10 लाख रुपए में बेचना चाहेंगे तो ये बिक जाएगी, आराम से बिक जाएगी। इसे 12 महीने से भी कम पीरियड का टाइम लगेगा। इट मीन्स यू आर इनकरिंग सम कन्वर्जन कॉस्ट, तो ये करंट एसेट्स नहीं हो सकती। करंट एसेट्स में बाय डिफॉल्ट उतनी ही वैल्यू मिलती है और बहुत माइनर से कन्वर्जन कॉस्ट आती है अगर करंट एसेट्स कैटेगराइज की गई है। तो 12 मंथ में, वैसे तो देखोगे 12 मंथ में सारी एसेट 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, बट अगर उनमें कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है तो फिर वो रियलाइज नहीं हो सकती, तो फिर वो करंट एसेट नहीं कहलाई जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 25 लाख की लैंड को 10 लाख का बेचोगे, 15 लाख का बेचोगे तो बिक तो जाएगी, सेल आउट तो हो जाएगी। यू विल रियलाइज द मनी, यू विल कन्वर्ट दैट लैंड इनटू कैश आल्सो विद इन ए पीरियड 12 मंथ और लेस, बट what you are losing use money out of the value of this land or any asset। तो आपको वो अगर कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, मेजर कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, तो वो करंट एसेट कहलाएगी कन्वर्जन। कैश एट बैंक मीन्स द बैलेंस लाइंग विद बैंक एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कैश का मतलब होता है, कैश इन हैंड मीन्स द कैश बैलेंस लाइंग इन द कंपनी एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Sundry debtor means the person who is our customer, person, party or entity who is the customer of the business। तो sundry debtor कस्टमर ऑफ द बिजनेस होते हैं। सप्लायर ऑफ द बिजनेस को sundry creditor बोला जाता है अकाउंटिंग में। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस में पे किए जाते हैं, जो ड्यू नहीं होते हैं, और इसके अपोजिट साइड कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस ड्यू हो गए हैं लेकिन पे नहीं हो पाए हैं, वो एक्सपेंसेस पेबल कहलाते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो ड्यू नहीं हुए हैं लेकिन पे कर दिए गए हैं। एडवांस टू सप्लायर करंट एसेट्स में इसलिए है बिकॉज आइदर द सप्लायर विल सप्लाई द गुड्स टू द बिजनेस और ही विल रिटर्न दैट मनी। तो वो करंट एसेट्स है जब तक वो गुड्स हमारी सप्लाई नहीं कर देता। तो इन करंट एसेट्स को टोटल करने के बाद और फिक्स एसेट को टोटल करने के बाद बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी आइटम मैच हो जाती है। तो ये इन रिकंसिलेशन होनी चाहिए हमेशा। ये था बैलेंस शीट की लाइन आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूँ कि आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि क्या आप सन्ड्री क्रेडिटर को ऐसे ही जानते थे, हमने जिसको पैसा देना है, टू हुम डू वी हैव टू गिव मनी। आप क्रेडिटर्स को अगर ऐसे रिकग्नाइज करते थे तो आप गलत रिकग्नाइज कर रहे थे क्रेडिटर्स को अभी तक। और सन्ड्री डेटर्स को क्या आप ऐसे रिकग्नाइज करते जो हमने जिनसे पैसा लेना है, अगर आप ऐसा कह रहे थे तो ये गलत रिकॉग्निशन था, गलत डेफिनेशन थी। टू फ्रॉम whom डू वी हैव टू टेक द मनी और डेटर्स, नो इट इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए, जो लोन है, यहाँ पे आपने लोन ले रखा है, इसको भी आपने लोन वालों को भी पैसा देना है, तो कैन वी से इज इट क्रेडिटर? नो, इट इज नॉट क्रेडिटर। पैसा तो देना है बट इट इज नॉट क्रेडिटर। जो हमने सप्लायर को पैसा दे रखा है एडवांस में और जो ये प्रीपेड पेमेंट एक्सपेंसेस करे हैं, क्या इनसे हमने पैसा लेना है? यस, हमने इनसे पैसा तो लेना है, सप्लायर से पैसा तो लेना है। अगर सप्लाई नहीं करेगा तो पैसा लेना है। तो क्या मैं इसे डेटर बोल सकता हूँ एडवांस टू सप्लायर को? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज क्लियर, डेटर मीन्स द पर्सन, एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु ट्रांजेक्टिंग विद द बिजनेस एज कस्टमर। जो बिजनेस के कस्टमर होते हैं वो डेटर होते हैं। और एनी पर्सन, एंटिटी और बिजनेस हु इज ट्रांजेक्टिंग विद अस
एज सप्लायर, जो हमें गुड्स सर्विस और आर्टिकल सप्लाई करते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपने आपने प्रीवियस 2 वीडियोस में भी अच्छे कमेंट दिए हैं, थैंक्स फॉर दैट। मैं आपके कमेंट्स का इसमें भी इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। स्टे कनेक्टेड, शेयर द वीडियो एज मच